मैं मुलायम सिंह यादव। मैं कुमारी मायावती। मैं अखिलेश यादव। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गेरुए वस्त्र और प्रखर राष्ट्रवादी की छवि, जो धर्म से हिंदू और कर्म से योगी। 2022 के सियासी समर का वो चेहरा जिसके इर्द गिर्द ही इस बार का संग्राम हो रहा है। 2017 में भी वो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, लेकिन इस बार वो बतौर मुख्यमंत्री जनता के बीच हैं और 5 साल के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हम में दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखा दिया। 2022 का ये रण एक अलग पिच पर खेला जा रहा है। रैली में लोगों की भीड़ है तो कहीं दूर बुलडोजर भी खड़े नजर आ रहे हैं। देखो, बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। ये वही बुलडोजर हैं जिन्होंने इन 5 सालों में माफिया और बदमाशों की नींद उड़ाए रखी, जिसको सरकार अपनी उपलब्धि बताने से पीछे नहीं हट रही। यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर 2017 में भी ऐसे ही थे, जब वो महज एक नेता के तौर पर बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे थे। इन्होंने नया कार्ड खेला। सपा और बसपा में इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितने मुसलमानों को प्रत्याशी बना सकता है। 2017 में योगी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। वो पूर्वांचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा थे, तो फायरब्रांड नेता की छवि के चलते पश्चिमी यूपी में भी उनकी बड़ी डिमांड थी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 में हुआ, हम सभी लोगों ने देखा कि कोई ऐसा कोना नहीं था उत्तर प्रदेश का जहां पर पूज्य महाराज जी पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से प्रचार के लिए नहीं गए होंगे। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। पहली बार बीजेपी ने यूपी में 325 सीटें जीती थीं। यूपी में बीजेपी का वनवास समाप्त हुआ। 15 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी। फिर शुरू हुआ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन। जिस धमक के साथ बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही थी, वही इकबाल उसे यूपी में भी कायम करना था। मुख्यमंत्री की रेस में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा का नाम भी था, जो चर्चाओं में सबसे आगे चल रहा था। माना जा रहा था कि ये दोनों ही लोग बीजेपी की लीडरशिप से और अपने चुनाव जीतने के तरीकों से और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय और अन्य समीकरणों की वजह से मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए काफी रेस में आगे चल रहे थे। जो नाम सबसे आगे आया वो था मनोज सिन्हा जी का, और ये लगा कि मनोज सिन्हा जी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनके शपथ की जैसे तैयारियां भी शुरू हो गई। उधर संघ और बीजेपी आलाकमान कुछ और सोच रहा था। वो इस बार ऐसे मुख्यमंत्री की ताजपोशी करना चाहता था जो हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करता हो।
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी लगा कि कल्याण सिंह की परंपरा को और हिंदुत्व को धार देने के लिए इससे ज़्यादा और मुफीद चेहरा उसके पास कोई नहीं है। आरएसएस ने इस बात को ठीक समझा कि इस बार चूंकि 325 के लगभग सीटें आई हैं और ऐसी सीटें बहुत कम आती हैं, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, तो उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में वो एक शुरुआत कर सकते हैं एक भगवाधारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर, और इससे न सिर्फ देश में दुनिया में एक संदेश जाएगा। योगी आदित्यनाथ सन्यासी थे और सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, लिहाजा ये दोनों बातें उनके पक्ष में गई। पार्टी के नेतृत्व में ये एक धारणा बनी थी कि इस बार एक ऐसी मजबूत सरकार और एक मजबूत चेहरे की सरकार बननी चाहिए जिससे ये संदेश जाए कि जो पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है वो एक एजेंडा के तहत चलेगी, चाहे वो एजेंडा सुशासन का हो, चाहे वो बीजेपी का जो कल्चरल एजेंडा है वो हो, चाहे वो अन्य सामाजिक जो भी बातें हैं वो हो। ये संदेश उन्हें देना था उत्तर प्रदेश को भी, देश को भी और दुनिया को भी कि देखिए कोई व्यक्ति यदि भगवा पहनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रगतिशील नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं कर सकता है, इसीलिए उन्हें बनाया था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लौट चुके थे। अचानक उनको दिल्ली से एक फोन आया। एक चार्टर्ड विमान उन्हें लेने गोरखपुर पहुंच चुका था। दिल्ली में मंथन के बाद योगी लखनऊ रवाना हो गए। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे, तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं। और विधायक दल की बैठक में 8 बार के विधायक सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन 11 विधायकों ने किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लग गई। अमित शाह जी ने एक हम लोगों के साथ जो एक डिनर हुआ था, उन्होंने कहा 45 लोगों से विचार विमर्श हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के हुआ। अचानक से जब योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित किया गया तो ये उत्तर प्रदेश में और बाहर भी सब लोगों के लिए काफ़ी बड़ा एक सरप्राइज़ था कि जो अभी तक रेस में भी नहीं थे, जिनका नाम भी नहीं लिया जा रहा था, वो अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित हुआ। 19 मार्च 2017 ये वो तारीख थी जिस दिन पहली बार एक सन्यासी सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहा था। लखनऊ का रमाबाई मैदान बीजेपी नेताओं और योगी समर्थकों से खचाखच भरा था। आसमान साफ था, धूप खिली हुई थी। गेरुए वस्त्र और कट्टर हिंदूवादी नेता, इसी पहचान के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम योगी गोरक्षपीठ से निकलकर अब लखनऊ पहुंच चुके थे, तो सबसे पहले उन्होंने लखनऊ की ही व्यवस्था सुधारना शुरू की। एक धार्मिक पहचान के साथ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने को लेकर शुरुआत में कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को आशंका भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सीएम योगी की कार्यशैली के वो भी मुरीद होने लगे। उन्होंने दिखाया कि वो कितने प्रगतिशील हैं, क्योंकि नोएडा, जहां पर कोई भी मुख्यमंत्री, उनके पहले जितने भी मुख्यमंत्री थे, वो नोएडा नहीं जाते थे। डर लगता था कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। एक मिथक था, इस तरह का एक रूढ़वादी धारणा प्रचलित थी, लेकिन योगी जी ने इसे तोड़ा। वो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कई बार नोएडा गए और उन्होंने कहा कि ये सब बातें वो नहीं मानते हैं। यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था सुधारना था। सीएम योगी ने गद्दी संभालते ही कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, तो महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया।
एक एंटी रोमियो स्क्वाड नाम के एक दल बनाया, जिसमें कि पुलिस के अलावा बाहर के भी लोग थे, जिनका काम था कि वे इस तरह के कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाहर नज़र रखेंगे कि छेड़खानी किस तरह के लोग कर रहे हैं, और उनकी शिकायत की जाएगी और उन्हें पकड़ा जाएगा। इसमें पुलिस वालों को अधिकार दिए गए कि जहां भी छेड़खानी हो रही है या जहां भी ऐसी जगहें हैं ताकि जहां पर बच्चियां स्कूल जा रही हैं, वहां पर ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर जहां पर इस तरह के शोधे उनको छेड़खानियां करते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये सब किया गया। सीएम योगी ने बदमाशों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस के हाथ अपराधियों पर कार्यवाही के लिए पूरी तरह से खुल गए, जिसका नतीजा रहा कि यूपी में क्राइम का ग्राफ तेजी से गिर गया। योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के करीब 8000 घटनाएं हुई, जिसमें 140 से ज्यादा बदमाश मारे गए तो करीब 3500 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। बदमाशों में सरकार का खौफ इस कदर गहरा गया कि कई बदमाश खुद गले में तख्ती डालकर थाने पहुंच सरेंडर करने लगे। योगी सरकार की कार्यवाही केवल छोटे बदमाशों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बड़े माफिया भी इसकी जद में आए, चाहे बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद। सबकी क्राइम से कमाई गई काली संपत्ति कुर्क होने लगी। सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई आम हो गई। इन कार्रवाई के जरिए सरकार ने माफिया की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया। यही नहीं, माफिया से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के आशियाने तक बनाए जाने की शुरुआत की गई। और वो जो जमीन इस तरह से वापस ली गई, उसे बजाय किसी अन्य उपयोग में लाने के वहाँ पे गरीबों के घर बनाए गए। मुझे लगता है ये एक अपने आप में बड़ा इनोवेटिव तरीका था। इतनी बड़ी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई इससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। एक तरफ माफियाओं की संपत्ति कुर्क हो रही थी, तो योगी सरकार ने पंजाब की रोपड़ जेल में आराम फरमा रहे मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने की मुहिम छेड़ दी। एक तरह से लीगल कानूनी लड़ाई भी इसको लड़ी गई, क्योंकि वो पंजाब में वहाँ पर जेल में थे और वहाँ की सरकार, ऐसे उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उसका कहना था कि वहाँ की सरकार उनको मदद करती है, खासतौर से कानूनी लड़ाई में भी मदद करती है। कैराना के पलायन को बीजेपी ने 2017 में चुनावी मुद्दा बनाया था। अब योगी सरकार में पलायन कर चुके परिवारों की घर वापसी होने लगी, तो खुद सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और बदमाशों को खुली चुनौती तक दे डाली। सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। जिस तेवर के साथ योगी आदित्यनाथ ने सियासत की शुरुआत की थी, उस छवि को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर सत्ता का सुख भोगना उनका मकसद कभी नहीं था, बल्कि राजनीति में धर्म की स्थापना करना उन्होंने अपना मिशन बना लिया। योगी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाकर सख्त संदेश भी दिया, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान तक किया गया। इस कानून की कई राज्यों ने सराहना तक की। जब ये नियम बनाया गया, जब ये कानून बनाया गया, उससे उन लोगों को न्याय मिलने का एक मौका मिला जो इस तरह से किसी भी झांसे में आकर और धर्मांतरण के लिए बाध्य किए जाने के पहले ही उनसे शादी कर ली जाती थी या बाद में शादी की जाती थी। कोई अगर छद्म नाम से अपनी पहचान छुपाकर कुछ इस तरह की शादियां करता है या कुछ रिलेशनशिप करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, देश भर में इसकी गूंज हुई। योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर पर अगर नजर दौड़ाएं तो शुरुआत से ही उनके ये तेवर उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करते आए हैं। बात उस दौर की है जब योगी पहली बार गोरखपुर से सांसद बने थे।
योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र में पनप रहे माफिया के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इससे योगी आदित्यनाथ की प्रखर राष्ट्रवादी की छवि मजबूत होने लगी। जो माफिया एक्टिव रहे थे, सालों साल तक उनका प्रभुत्व था, उनके खिलाफ सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने न केवल आवाज़ उठाई बल्कि संसद में, संसद के बाहर और गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, राज्य सरकार के सामने लगातार उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। युवा योगी पूर्वांचल में अपनी पहचान पुख्ता करते जा रहे थे और साल दर साल उनकी जीत का अंतर भी बढ़ता जा रहा था। फिर साल 2006 में उनका और पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुके माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ। दरअसल उस दौरान मऊ में दंगे हुए थे और मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दे डाली थी और दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ लाव लश्कर लेकर मऊ निकल पड़े थे। लेकिन तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को मऊ पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। लोगों के साथ ज्यादती का मामला था जिसको लेके योगी जी वहां पर गए थे और उनके काफिले पर उस वक्त कुछ, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा, हमला भी हुआ था। तो उस वक्त बहुत बात बढ़ गई थी और बिल्कुल आमने सामने थे उससे। इन घटनाओं से योगी का कद बढ़ने लगा और देश भर में उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की बनने लगी, जिसे कभी भी योगी आदित्यनाथ ने नकारा नहीं। मैंने इनके बहुत से दौर देखे हैं, लेकिन एक बात इनके अंदर हमेशा से बिल्कुल वैसी की वैसी रही, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं आया। मतलब तब से जब से मैं जानता हूं, योगी आदित्यनाथ के मन में कभी भी हिंदुत्व के विषय को लेके रत्ती भर भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाया। अब गोरखपुर नहीं, पूरे यूपी की जनता उनकी अपनी थी। इसकी झलक तब देखने को मिली जब कोरोना के बाद देश में पहली बार लॉकडाउन लगा। देश के कोने कोने से प्रवासी कामगार यूपी लौटने लगे तो उन्होंने इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि उनको घर तक सही सलामत पहुंचाने का बीड़ा उठाया। हजारों लाखों की संख्या में जो कामगार अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आए, उनकी वजह से माना जा रहा था कि प्रदेश में अशांति फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी और वो लोग अपने अपने शहरों या गांव में आकर कुछ काम नहीं होगा तो वहाँ पे एक नई तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों को काम भी मिला और उसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बाद में बड़े शहरों की ओर जाने की कोशिश नहीं की, भले ही कोरोना का आतंक खत्म हो गया। दिल्ली से बहुत सारे लोग आ रहे थे। दिल्ली आपने देखा होगा, दिल्ली में रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर भीड़ जमा हो गई थी, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन उस वक्त भी अगर हमने देखा तो बहुत सारी बसों में लेके उनको लाया गया। हालांकि मुश्किल काम था, कुछ कमियां भी उसमें रह गईं क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी समस्या आ गई थी। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन देना हो या फिर युवाओं को रोजगार, यूपी देश में अव्वल रहा। जिस दौर में दूसरे राज्यों में लोगों के रोजगार छिन रहे थे, उस दौरान यूपी में रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, तो योगी सरकार ने बिना कोई देर किए भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करा डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी। अयोध्या में हर साल नियमित रूप से भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया जाने लगा, तो काशी में दिव्य दिवाली भी मनाई जाने लगी। असल योगी सरकार की एक इच्छा रही पिछले 5 साल में। हमने देखा कि अयोध्या को किस तरह से विश्व के मानचित्र पर जगमगाया जाए, और राम मंदिर का फैसला आने के बाद तो और वहाँ पर काम तेजी से चल रहा है।
चाहे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम हो, चाहे वहाँ पर धार्मिक गतिविधियों को और ऊपर बढ़ाने का काम हो, तो अयोध्या को एक तरह से वो उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व के मानचित्र पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते हैं। योगी सरकार का विकास केवल मठ मंदिरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन 5 सालों में यूपी में विकास को रफ्तार भी देने से पीछे नहीं रही। चाहे कई नए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो या फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। औद्योगिक विकास के लिए और अन्य प्रदेशों से जो कनेक्टिविटी है, दिल्ली और पश्चिम के प्रदेश या मध्य प्रदेश या इधर बिहार और नेपाल बॉर्डर की तरफ भी, इन सब जगहों से जो व्यापार और लोगों का आवागमन है उसे सुगम बनाने की दिशा में जो काम हुआ है, वो मुझे लगता है यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को आने वाले कई सालों तक मिलेगा। यूपी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी भी सीएम योगी के मुरीद है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने योगी को यूपी के लिए उपयोगी तक बता डाला। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री। 2017 में बीजेपी ने भले ही यूपी का चुनाव किसी भी नेता को चेहरा बनाकर नहीं लड़ा था, लेकिन 2022 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को ही आगे कर चुनाव मैदान में उतरी हुई है और सरकार के पास गिनाने के लिए कई काम भी।